हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू इन निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। सभी स्टूडेंट्स आ चुके थे, एक बार थम्स अप करिए फास्ट। सभी स्टूडेंट्स अगर एक बार आ चुके थम्स अप करिए। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स एक बार आ चुके लाइव थम्स अप करिए फास्ट। तो स्टार्ट करेंगे अपन आज का प्रैक्टिस बैच। क्लियर हुआ? सब्जेक्ट है आपका सॉइल मैकेनिक्स। सब्जेक्ट इज सॉइल मैकेनिक्स। सब्जेक्ट इज सॉइल मैकेनिक्स। फास्ट कमेंट करिए फास्ट अगर सभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं तो। तो स्टार्ट करेंगे अपन सॉइल मैकेनिक्स। किस तरह से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहला जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका formation of soil, which is called the formation of soil. Formation of soil. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बाद में अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल, और उसके बाद देखेंगे अपन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो फास्ट इसको एक बार डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ये आपके तीन टॉपिक आज की क्लास में देखेंगे। मेजरली इसको थोड़ा डिस्कस कर दें ब्रीफ, और उसके बाद में अपन इस पे क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे आपके। तो एक बार स्टूडेंट सभी आ चुके हैं तो थम्स अप करिए फास्ट। एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप करिए, डन करिए। गुड आफ्टरनून नवीन कुमार। बाकी स्टूडेंट्स जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। हेलो। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। तो फास्ट एक बार सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाइए, और जो भी आपके कलीग्स हैं, जो भी आपके बैचमेट हैं, उन सभी को आप मैसेज कर दीजिए एक बार व्हाट्सएप या ग्रुप पे सेंड कर दीजिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ताकि अपन सभी एक साथ स्टार्ट कर सकें। नहीं तो क्या होगा कि एक बार डिले हो गया तो फिर उसकी चीजें रिमेनिंग रह जाएंगी। ठीक है, गुड आफ्टरनून। तो एक बार सभी अपना ग्रुप या जो भी है आपको उसे मैसेज कर दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सॉइल मैकेनिक्स प्रैक्टिस बैच, सॉइल मैकेनिक्स प्रैक्टिस बैच। फास्ट कमेंट करिए जल्दी से। हाँ, फास्ट एक बार सभी अगर रेडी हैं तो थम्स अप करिए, फिर स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। सभी स्टूडेंट्स अगर रेडी है तो एक बार स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। जल्दी से एक बार थम्स अप करिए। रेडी? ओके प्रद्युमन, ठीक है। तो आ चुके हैं सभी स्टूडेंट्स। देखते हैं प्रैक्टिस बैच में आपने उसे पढ़ रखा है, सब्जेक्ट्स आपको पता है, स्टील आपने पढ़ रखी है। तो किस तरह से अपन स्टार्ट करने वाले हैं? सबसे पहले अपन देखेंगे कुछ उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बिल्कुल क्विक रिवीजन होगा, क्योंकि आप सभी ने प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किया तो आई थिंक आपको सभी चीजें पता है, केवल आपको क्वेश्चंस पे फोकस करना है। तो अपन करेंगे ब्रीफ रिवीजन, और ब्रीफ रिवीजन के बाद अपन आएंगे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को हिट करेंगे, कौन सा क्वेश्चन कैसे तो सॉल्व होगा। जहां किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्लियर हुआ? तो देखते हैं सबसे पहले द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो सिंपल सी बात करेंगे, एकदम फास्ट चलेंगे अपन। क्लियर, ब्रीफ टू ब्रीफ चलेंगे, डिटेल व्यू नहीं पड़ेंगे क्योंकि प्रैक्टिस बैच है आपका। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन की। अगर बात करें फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में देखिएगा कि सॉइल आर फाउंड बाय द एक्शन ऑफ वेदरिंग। सॉइल कैसे बनती है? वेदरिंग से बनती है। क्लियर हुआ? द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, द प्रोसेस जो होता है उस सॉइल फॉर्मेशन को, उसको क्या बोलते हैं अपन? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एंड द स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज, बताइए फास्ट। द प्रोसेस ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन एंड द स्टडी ऑफ सॉइल, द प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं आपका पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस एंड द स्टडी इज नॉट पीडोलॉजी। पीडोलॉजी। क्लियर हुआ? तो ये तो हो गया फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, देखा गया सबसे पहले प्रोसेस, स्टडी। देन फिर देखते हैं अपन फादर, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। तो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स की बात करेंगे, सबको पता है डॉक्टर कार्ल कार्ल टर्जागी। डॉक्टर कार्ल टर्जागी इज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। फर्स्ट बुक की बात करेंगे तो फर्स्ट बुक इज अर्डबाउ मैकेनिक। अर्डबाउ
मैकेनिक। क्लियर हुआ? बिल्कुल सही है नवीन, पीडोजेनेसिस। तो ब्रीफ देख रहे हैं अपन। सबसे पहले देखा कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की बात करें तो प्रोसेस को बोलते हैं, सॉइल के फॉर्मेशन के प्रोसेस को बोलते हैं पीडोजेनेसिस, और द स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पीडोलॉजी। पीडो मींस सॉइल और अर्थ, और लोगोस मींस स्टडी। और फिर बात करें अपन फादर तो कार्ल टर्जा की, एंड द बात करें लास्ट वन इज दी बुक इज फर्स्ट बुक इज अर्डबॉन्ग मैकेनिक्स इन 1925। डन। अब देखते हैं the process of soil pedogenesis, and it depends on geological cycle। जियोलॉजिकल साइकिल पे डिपेंड होता है ये। जियोलॉजिकल साइकिल में अगर देखे जाए तो 4 स्टेप होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जियोलॉजिकल साइकिल इज अ साइक्लिक प्रोसेस। ये क्या है आपका? साइक्लिक प्रोसेस, जिसके अंदर 4 स्टेप होती है। फटाक से कमेंट करिए, सेशन को इंटरेक्टिव बनाइए। कमेंट करिए और सेशन को इंटरेक्टिव बनाइए। तो फर्स्ट जियोलॉजिकल साइकिल की बात की जाएगी, सबसे पहला प्रोसेस की अगर देखें तो फर्स्ट इज होता है आपका वेदरिंग। फर्स्ट इज वेदरिंग। सेकंड बात करेंगे तो जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी से, फास्ट। फर्स्ट इज वेदरिंग, सेकंड इज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड इज डिपोजिशन, डिपोजिशन, एंड द फोर्थ वन इज डिपोजिशन के बाद में अपहीवल, अपहीवल। क्लियर हुआ? बिल्कुल सही है प्रद्युमन। केवल आपने लिखा है ट्रांसपोर्टेशन, सभी लिखिए वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अपहीवल। वेदरिंग की अगर बात की जाए तो वेदरिंग आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज द केमिक फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, एंड अनदर वन इज द केमिकल वेदरिंग। फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग की अगर बात की जाए तो फिजिकल वेदरिंग के अंदर कौन कौन से फैक्टर आते हैं जल्दी से बताइए, फास्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। What are the factors which are responsible for the physical weathering and what are the factors which are responsible for the chemical weathering? जल्दी से। डिसइंटीग्रेशन, बिल्कुल सही है। वेदरिंग का मतलब होता है आपका डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इज नोन एज वेदरिंग। डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक को बोलते हैं अपन वेदरिंग। बात करें फिजिकल और केमिकल की, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग के अंदर एजेंट्स आते हैं आपका एयर, वाटर, टेम्परेचर, आइस, सभी किसमें आएंगे? फिजिकल में। आइस भी क्या करेगी? फ्रीजिंग एंड थॉइंग होगी तो अपन क्या करेंगे? उसमें क्रैक डेवलप्स होंगे। विंड, वाटर, बिल्कुल सही। फिजिकल नवीन बिल्कुल सही है, डन। अगर बात करें केमिकल, केमिकल में कौन सा आएगा सर? ये केमिकल में आते हैं आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन, जितनी भी इक्वेशंस होती हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दी केमिकल एजेंट्स। डन हुआ। अब आते हैं अपन कि ऑन द टाइप ऑफ डिपॉजिट। फर्स्ट इज द रेसिडुअल सॉइल, रेसिडुअल सॉइल, और अनदर वन इज द ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। रेसिडुअल सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अगर रेसिडुअल की बात करेंगे जल्दी से बताइए कौन सा होगा रेसिडुअल सॉइल? फास्ट, दो सॉइल विच आर केमिकल हाइड्रेशन ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही, केमिकल में हाइड्रेशन ऑक्सीडेशन। बाकी स्टूडेंट्स कमेंट करिए, थोड़ा सेशन को इंटरेक्टिव बनाइए। क्लियर है? रेसिडुअल सॉइल की बात करेंगे तो रिमेन्स ओवर द पेरेंटल मटेरियल, रिमेन्स ओवर दी पेरेंटल मटेरियल, और वी कैन से पेरेंटल रॉक। मतलब जो सॉइल जहां पे बनी हो वहीं पे रुक गई, फॉर्मेशन जहां पे हुआ उस पेरेंटल मटेरियल, पेरेंटल रॉक के ऊपर ही वो सॉइल रुक के इसको रेसिडुअल सॉइल। या वो इट विल ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, it will transported from one place to another place, one place to another place। क्लियर हुआ? क्या कहना चाह रहे हैं सभी को? क्लियर हुआ? नियर दी पेरेंटल रॉक, पेरेंटल रॉक पर ही रह जाए, बिल्कुल सही है नवीन। कि अगर बात करेंगे रेसिडुअल सॉइल के, वो सॉइल है जो कि जहां भी बनी है उस पेरेंटल रॉक पे ही रह जाए, उसको रेसिडुअल सॉइल। जो एक जगह से उस रॉक से दूसरी जगह ट्रांसमिट होगा उसको बोलेंगे आपका ट्रांसपोर्टेड सॉइल। क्लियर है? तो अब टाइप ऑफ सॉइल की बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ सॉइल के अंदर हेडिंग है आपका टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल में सबसे फर्स्ट सॉइल इज alluvial soil। बताइए, alluvial soil are those soil which are formed by। second is colluvial soil। थर्ड बताइए एओलाइन सॉइल। जल्दी से पहले तीन बताइए, कॉमन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एल्यूवियल, रनिंग वाटर। एल्यूवियल की बात हो रही है और कह रहे हैं कि सर रनिंग वाटर एल्यूवियल का मतलब है।
तो देखते हैं एलुवियल सॉइल, हाँ बिल्कुल सही है, एलुवियल सॉइल आर दो सॉइल विच आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्शन ऑफ वाटर। तो ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, इसको बोलेंगे अलुवियल। कॉलिवियल के बाद में बताइए, कॉलिवियल फर्स्ट बिल्कुल सही है, ग्रेविटी एंड विंड। तो कॉलिवियल जो सॉइल है जस्ट फाउंड बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी एंड द एओलाइन सॉइल बाय द एक्शन ऑफ विंड। अगर बात करेंगे सर एलुवियल सॉइल के अंदर बहुत सारी सॉइल आती है, जैसे बात करें लिकस्ट्राइन सॉइल एंड मराइन सॉइल, मरीन सॉइल, दोनों कौन सी है आपकी, लिकस्ट्राइन एंड मरीन सॉइल, ये भी कौन सी है आपकी, दीज आर ऑल्सो दी also found by the action of water, कि वाटर के एक्शन से ही बनती है कौन सी, द फर्स्ट वन इज lacustrine soil, lacustrine soil and marine soil, marine soil, ठीक है। lacustrine soil are formed, कहाँ होती है फॉर्म, जल्दी से बताइए। lacustrine soil are formed, बिल्कुल सही है, किसने बताया, एक तो ओ आ रहा है, राय, राय एंड प्रद्युमन, बिल्कुल सही है, लेक, लिकस्ट्राइन सॉइल आर फाउंड इन दी लेक बेड्स, और बोल सकता है एट द बॉटम ऑफ द लेक, और मरीन सॉइल फाउंड इन द सी एंड ओशियंस, सी एंड ओशियन में फाइंड होती है। क्लियर हुआ, सी बिल्कुल सही है। उसके बाद आते हैं अपन ग्रेविटी सॉइल को, ये देखिए तो जो ग्रेविटी सॉइल की बात हुई है कॉलिवियल, और ग्रेविटी इसका सेकंड नाम होता है आपका टेलस, टेलस इज दी आल्सो कॉल्ड ग्रेविटी सॉइल। क्लियर हुआ। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट इज ग्लेशियल ड्रिफ्ट, ग्लेशियल ड्रिफ्ट, और वी कैन से टिल, these are the soil which are formed by the action of ice, किससे बनती है, by the action of ice। क्लियर हुआ सभी का टर्म, ड्रिफ्ट एंड टिल बिल्कुल सही, इसको ग्लेशियल ड्रिफ्ट या टिल कहते हैं, दीज आर फाउंड बाय द एक्शन ऑफ आइस से बनती है आपकी, ठीक है। आइसबर्ग्स, बर्ग्स एंड ग्लेशियल, ग्लेशियर्स क्या होंगे, ये मेल्ट होंगे, और उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, इरोजन होगा आपका, जिस भी सरफेस को मेल्ट और वहां से इरोजन होगा, और नीचे जब आएंगे तो वो क्या होंगे, फ्रैगमेंटेड पार्टिकल्स का रूप ले लेंगे, उसको बोलते हैं आपका ग्लेशियल ड्रिफ्ट या टिल। क्लियर हुआ। नेक्स्ट सॉइल की तरफ चलते हैं, द नेक्स्ट वन इज दी क्यूमुलस, मक, और वी कैन से पीट, ये सभी क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए। द नेक्स्ट सॉइल इज क्यूमुलस, मक एंड पीट, आइस मेल्टिंग, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है प्रद्युमन आपका। देखिए नेक्स्ट बताइए, क्यूमुलस, मक और पीट, दीज सॉइल आर फॉर्म्ड बाय, दीज सॉइल आर ऑर्गेनिक, बिल्कुल सही है, दीज आर हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, हाईली ऑर्गेनिक सॉइल होती है जिसका नाम होता है पीट, मक एंड क्यूमुलस, याद रखना है आपको, ठीक है। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट सॉइल इज दी लेटराइट सॉइल, द नेक्स्ट वन इज दी लेटराइट, लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल की बात करेंगे, जल्दी बताइए, लेटराइट सॉइल, दीज सॉइल, हाँ बिल्कुल सही नवीन, हाईली ऑर्गेनिक, बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, दीज आर हाईली ऑर्गेनिक। बात करते हैं लेटराइट सॉइल की, लेटराइट सॉइल आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ लीचिंग, किससे बनती है, दीज आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ, बाय द एक्शन ऑफ लीचिंग, लीचिंग से बनती है, बाय द एक्शन ऑफ लीचिंग। क्लियर हुआ सभी को, बाय द एक्शन ऑफ लीचिंग, बिल्कुल सही है नवीन। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट इज दी ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल, अगर बात की जाए सर ब्लैक कॉटन सॉइल की, तो बताइए ब्लैक कॉटन सॉइल आर फाउंड बाय, ब्लैक कॉटन सॉइल आर फाउंड बाय, बताइए किससे बनती है, ब्लैक कॉटन सॉइल बनती है आपकी बेसाल्ट से, ब्लैक कॉटन सॉइल आर फाउंड बाय बेसाल्ट। ब्लैक कॉटन सॉइल के ऊपर फाउंडेशन को बनाना आपके लिए क्या है, डेंजरस है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, बाय यूजिंग अंडर रीम्ड पाइल, अंडर रीम्ड पाइल इज यूज्ड, ठीक है, अंडर रीम्ड पाइल का यूज करेंगे इन द एक्शन ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। क्लियर हुआ। एओलाइन सॉइल के अंदर की बात करते हैं, तो एओलाइन की अगर बात करें जो विंड से बनती थी, उस सॉइल के अंदर एक होती है आपकी लोएस, लोएस आर ऑल्सो
a wind blown soil, also a wind blown soil, और इसको बोलते हैं आपका, इसको बोलते हैं एक्सपेंसिव सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल इज एक्सपेंसिव सॉइल एंड लोएस्ट आर कोल्ड कोलैप्सिबल सॉइल। कोलैप्सिबल सॉइल, काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, अब आई थिंक क्लियर होगा। क्लियर, समझ में आया सबको? हाँ, क्या बोल रहे हैं? लो बियरिंग कैपेसिटी, ओके बिल्कुल सही है, लो बियरिंग कैपेसिटी, कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स। अगर बात करें ब्लैक कॉटन सॉइल आर फॉर्म्ड बाय द क्ले मिनरल विच आर कॉल्ड मॉन्ट मोरिलोनाइट। मॉन्ट मोरिलोनाइट किससे बनता है? मॉन्ट मोरिलोनाइट। एक्सेसिव स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होगा तो क्या देखने को मिलेगा? एक्सेसिव एक्सेसिव स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी, एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी होगी आपकी, श्रिंकेज प्रॉपर्टी होगी। डन हो गया? ठीक है, क्लियर आपको? तो यहां पे आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ है, थोड़ा सा ब्रीफ देखा। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट, अगर बात करें प्रॉपर्टीज के ऊपर। हाँ, एओलाइन हैविंग कोर्स ग्रेन, एओलाइन में कोर्स ग्रेन होंगे और लोएस्ट में आपके फाइन ग्रेन होंगे, याद रखिएगा, लोएस्ट में फाइन ग्रेन होंगे, इसमें कोर्स ग्रेन होंगे। क्लियर? अब चलते हैं अपन, नेक्स्ट इज दी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सबसे पहले बात करेंगे फेज डायग्राम की। बिल्कुल जल्दी से देखते हैं अपन, और मैक्सिमम अपन समझेंगे क्वेश्चन से। जितना भी चीजें जनरल चीजें हैं वो अपन देखते हैं, बाकी अपन क्वेश्चन पे हिट करेंगे। क्लियर हुआ? तो थ्री फेज सिस्टम, सबसे पहले फेज सिस्टम होता है सॉइल में। क्या होता है? फेज सिस्टम होता है। फेज सिस्टम आर ऑफ टू टाइप, दो तरह का होता है। फर्स्ट इज द थ्री फेज सिस्टम, अनदर इज द टू फेज सिस्टम। तो सर थ्री फेज सिस्टम में क्या होता है? थ्री फेज सिस्टम की अगर बात की जाए, अगर थ्री फेज सिस्टम की बात की जाए तो क्या होगा? तो देखिएगा, दिस इज योर थ्री फेज सिस्टम एंड दिस इज योर टू फेज सिस्टम। डन? थ्री फेज एंड टू फेज। थ्री फेज सिस्टम में सॉइल वाटर एंड एयर, सॉइल वाटर एंड एयर, तो सॉलिड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। टू फेज सिस्टम में दो कंडीशंस होंगी, और वो दो कंडीशन कौन कौन सी होंगी? बिल्कुल, थ्री फेज सिस्टम सॉइल एयर एंड वाटर, बिल्कुल सही है। कौन बोल रहे हैं? जितेंद्र, बिल्कुल थ्री फेज सिस्टम, हाँ सॉइल एयर एंड वाटर। नवीन का भी सही है। टू फेज में ड्राई और सैचुरेटेड, बिल्कुल सही है नवीन। तो इसमें क्या होगा? सॉलिड, सॉलिड तो होंगे क्योंकि सॉइल की बात कर रहे हैं, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, सॉलिड तो प्रेजेंट होंगे ही। एक में एयर होगा, एक में वाटर होगा। डन हो गया? तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम देखने में कैसा लग रहा है कि सर थ्री फेज सिस्टम की अगर आप बात कर रहे हो जिसमें एयर वाटर और सॉलिड, जिसमें एयर वाटर और सॉलिड तीनों प्रेजेंट है, तो अपन क्या बोलेंगे? इट इज अ पार्शियली, it is a partially saturated, it is a partially saturated, it is a partially saturated soil कह सकते हैं। it is a partially saturated soil। क्या हो गया? रुक गया वीडियो? अब क्लियर है? ठीक है, अब क्लियर है? थम्स अप करिए फास्ट जल्दी से। अब क्लियर है क्या? ना ओके, ठीक है। देखिए, तो एयर वाटर एंड सॉलिड इज अ पार्शियल सैचुरेटेड सॉइल, जिसमें एयर भी है, वाटर भी है और सॉलिड भी है। टू फेज सिस्टम में दो है, एक तो वाटर सॉलिड, एयर और सॉलिड। अगर पूरा का पूरा एयर होगी तो उसको क्या बोलेंगे? ड्राई स्टेट, ड्राई स्टेट बोलेंगे। और अगर वाटर और एयर सॉलिड होगा तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड, और वी कैन से फुल्ली सैचुरेटेड स्टेट। सैचुरेटेड और फुल्ली सैचुरेटेड स्टेट कह सकते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करें तो पार्शियल के अंदर डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी होगी? तो सर 0 से 1 के बीच में होगी। कितनी होगी? 0 से 1 के बीच में होगी। अगर बात करें ड्राई में, डिग्री ऑफ सैचुरेशन सर होगा 0। सैचुरेटेड में एस के लिए होगी 1। क्लियर हुआ? इसमें फॉर्मूला होता है जो कि आपके न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो फॉर्मूला क्या है? टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। Here we can say total volume equals to volume of solid plus volume of void।
तो यहां से क्या निकल गया, यहां से एक फॉर्मूला बना आपका, वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। क्लियर हुआ, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखिएगा आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, कंसेप्ट के लिए इसे याद रखिएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हो सभी स्टूडेंट्स को? एक बार थम्स अप करिए, कहीं कोई इशू है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी से। ओके, तो देखिए आगे चलते हैं फास्ट। आगे चलते हैं हमारे एक प्रॉपर्टी पे जल्दी से। देखो जैसे ही कोई प्रॉपर्टी बोले फटाक से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्लियर? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वॉइड रेशो। बताइए फॉर्मूला वॉइड रेशो का। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वॉइड रेशो, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल v। तो वॉइड रेशो इज दी वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या होगा, वॉल्यूम वॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इट इज डिनोटेड बाय ई। बिल्कुल सही है नवीन। देखिए जो नवीन, प्रद्युमन और एक दो जने ही दे रहे हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट लगाइए वॉइड रेशो के अंदर। तो वॉइड रेशो या सॉइल मैकेनिक्स के अंदर बात करें, वॉइड रेशो की बात करें तो वॉइड रेशो नेवर बी जीरो। वॉइड रेशो कभी भी जीरो नहीं होता। वॉइड रेशो इज ग्रेटर देन 1, इट मे बी ग्रेटर देन 1 ऑल्सो। याद रखिएगा कि वॉइड रेशो एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, बिल्कुल सही है। हाँ, राय क्या लिख रहे हैं, वॉल्यूम वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम, ये होता है आपकी पोरोसिटी। तो वॉइड रेशियो जो होगा, वॉइड रेशियो ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल और वॉइड रेशियो ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल, बताइए किससे ज्यादा होगा, फास्ट। वॉइड रेशियो ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल एंड वॉइड रेशियो ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल, किसका वॉइड रेशियो ज्यादा होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फाइन इज मोर, बिल्कुल सही है। फाइन ग्रेन सॉइल में वॉइड रेशियो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। एक सीक्वेंस याद रखिएगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट के अंदर चाहो तो लिख सकते हो कि वॉइड रेशियो सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो डिपेंड करता है साइज ऑफ दी पार्टिकल के ऊपर। जो पार्टिकल जितना छोटा होगा उसमें वॉइड रेशियो उतने ही ज्यादा होंगे। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन आता है, तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एकदम परफेक्ट बात है, नवीन बोल रहे हैं कि सर क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि वॉइड रेशियो अगर देखा जाए कोर्स ग्रेन एंड फाइन ग्रेन का, तो कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फाइन ग्रेन में स्पेसिफिक सरफेस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल। इसलिए तो अपन बात करते हैं सभी पार्टिकल की। सबसे पहले अपन बात करें, देखिए इधर, फर्स्ट इज बोल्डर। जितने भी सॉइल मैकेनिज्म पार्टिकल्स, बोल्डर हो गया, कोबल्स हो गए, ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, सिल्ट, क्ले एंड कोलाइडल पार्टिकल। क्लियर हुआ? देखिए बोल्डर की अगर बात की जाए तो बोल्डर सबसे बड़ा पार्टिकल है। अगर सबसे बड़ा पार्टिकल है तो वॉइड रेशियो क्या होगा, सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। फिर कॉबल, फिर ग्रेवल, फिर सैंड, फिर सिल्ट और क्ले। सबसे ज्यादा किसमें होगा सर, कोलाइडल पार्टिकल में होगा। ठीक है, साइक्लोपियन, बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ? बोल्डर, कोबल, ग्रेवल, बोल्डर, कोबल, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, कोलाइडल पार्टिकल। जो पार्टिकल जितना, तो इसमें कोलाइडल पार्टिकल में मैक्सिमम वॉइड रेशो क्या होगा, मैक्सिमम वॉइड रेशो, और बोल्डर में सर होगा मिनिमम वॉइड रेशो। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल्स। डन? क्लियर हुआ सभी को कि क्यों बोला, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ पार्टिकल। ये देखो नवीन बात करेंगे, बिल्कुल बोल्डर की बात करेंगे, साइज की बात करेंगे जब अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, तो वहां उसको देखेंगे। यहाँ पे अपने को इतना से याद रखना है कि जो पार्टिकल जितना छोटा है, जितना उसका आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उतना या छोटा साइज है तो वो क्या होगा, उसमें वॉइड रेशियो ज्यादा होंगे। क्लियर है भाई? इतना से याद रखना है। हाँ, अब आते हैं आपकी पोरोसिटी पे, जल्दी से बताइए फास्ट। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पोरोसिटी ऑफ अ सॉइल, जल्दी से बताइए। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन एंड द फॉर्मूला इज, बिल्कुल सही नवीन, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड टोटल वॉल्यूम। पोरोसिटी की रेंज कितनी होती है, पोरोसिटी की रेंज कितनी होती है, तो 0 से 1 होती है। पोरोसिटी की रेंज कितनी होती है आपकी, बिल्कुल सही है प्रद्युमन, 0 से 1 होती है आपकी पोरोसिटी की रेंज। क्लियर हुआ? ये 0 है, 10 नहीं समझ जाना, 0 से 1 के बीच में होती है। डन? पोरोसिटी के बाद में अगर बात की जाए नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड दी
वाटर कंटेंट बताइए, फटाक से फॉर्मूला लिखिए। वाटर कंटेंट स्मॉल डब्ल्यू, वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड, बिल्कुल सही है। भाई सेशन को इंटरेक्टिव करिए, ऐसा नहीं मैं बोले जा रहा हूं तो मजा नहीं आएगा। आप कुछ बोलेंगे, अगर आप गलत होंगे तो मैं उसको सही करूंगा। जैसे अभी किसी ने लिख दिया था वॉइड रेशियो में पोरोसिटी का फॉर्मूला, तो आपको पता चला कि सर बिल्कुल सही है। वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, बिल्कुल सही, वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड। लिमिट बताइए फास्ट। वाटर कंटेंट सर जीरो भी हो सकता है बिल्कुल, और देयर विल बी दी नो अपर लिमिट, तो ये याद रखिएगा केवल ये, क्या वाटर कंटेंट इज इक्वल टू जीरो, और देयर विल बी नो अपर लिमिट, नो अपर लिमिट फॉर वाटर कंटेंट, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है। देयर विल बी दी नो अपर लिमिट, बिल्कुल सही है नवीन। अब बताइए नेक्स्ट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला फास्ट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जल्दी से बताइए। इट वाज डिनोटेड बाय एस। डिग्री ऑफ सैचुरेशन किससे डिनोट करते हैं? एस से, और एस का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, क्लियर हुआ? वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एस की वैल्यू बताइए जल्दी कितनी होगी? तो सर इट इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन इक्वल टू वन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। हाँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वेट बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अगर बात करेंगे सर एस की वैल्यू जीरो कब होगी? सर एस की वैल्यू जीरो होगी, अभी देखा था ड्राई स्टेट के अंदर। और एस की वैल्यू वन कब होगी? तो फुल्ली सैचुरेटेड, और वी कैन से सैचुरेटेड स्टेट के अंदर, सैचुरेटेड स्टेट के अंदर, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है न्यूमेरिकल के अंदर दे रखा हो सैचुरेटेड स्टेट, तो एस क्या ले लेना है वहां पे? वन ले लेना है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एस की वैल्यू अगर वन से जीरो के बीच में लाई करती है, तो कौन सी, जो अभी अपन ने देखे थे थ्री फेज डायग्राम में, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल की केस होगा, पार्शियल सैचुरेटेड सॉइल का केस होगा, जिसमें आपकी एस की वैल्यू जीरो से वन के बीच में लाई करेगी। क्लियर हुआ सभी को? डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वॉइड रेशो, पोरोसिटी हो गया, वाटर कंटेंट हो गया। अब देखिए अपन आते हैं यूनिट वेट पे। यूनिट वेट ऑफ सॉइल, जल्दी से बताइए। यूनिट वेट ऑफ सॉइल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा वेट बाय वॉल्यूम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा वेट बाय वॉल्यूम। क्लियर हुआ? हाँ, क्या लिख रहे हैं नवीन? डब्ल्यू एस बाय, नहीं, यूनिट वेट की बात कर रहे हैं। डेंसिटी की बात करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम, और यूनिट वेट वेट बाय वॉल्यूम। क्लियर हुआ? यूनिट वेट की यूनिट की बात करें तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और ये होगा मास डेंसिटी की केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर हुआ? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब, वेट बाय वॉल्यूम, बिल्कुल सही है प्रतिबंध, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। और डेंसिटी क्या होगी आपकी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलो न्यूटन और ये किलोग्राम, ठीक है, बिल्कुल सही है प्रतिबंध, ठीक है, डन। तो ये हो गया आपका डेंसिटी की। अगर बात करें या यूनिट वेट की बात करते हुए, कई तरह की होती है, ड्राई होती है, सैचुरेटेड होती है, सबमर्ज होती है। तो गामा डी इज रिप्रेजेंटेड फॉर ड्राई डेंसिटी, सैचुरेटेड, सबमर्ज, गामा डैश भी बोलते हैं इसको, गामा बल्क। जल्दी से बताइए सभी का फॉर्मूला। फर्स्ट का फॉर्मूला बताइए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपका प्रैक्टिस बैच है, आपको सब पता होना चाहिए। यूनिट वेट एंड डेंसिटी अलग अलग है, बिल्कुल सही है, यूनिट वेट एंड डेंसिटी अलग अलग है, यूनिट इनकी डिपेंड करती है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी होता है ना, वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। जल्दी से बताइए फर्स्ट, गामा डी, बताइए फास्ट फॉर्मूला फॉर गामा डी। हाँ, फॉर्मूला आने स्टार्ट हो गया, गामा डी, तो वेट ऑफ ड्राई बाय वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम होगा डब्ल्यू डी बाय वॉल्यूम, बिल्कुल सही है। और क्या लिख रहे हैं? वेट ऑफ सॉलिड, सॉलिड नहीं आएगा यार, ड्राई में ड्राई आएगा, सॉलिड में सॉलिड बाय सॉलिड आएगा। सैचुरेटेड में गामा, वेट ऑफ सैचुरेटेड अपॉन में टोटल वॉल्यूम सबमर्ज के अंदर, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। बल्क, बल्क में क्या आएगा? टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम। क्लियर हुआ? बल्क में टोटल वेट बाय टोटल वॉल्यूम। डन हो गया सभी को? क्लियर हुआ? ठीक है।
यूनिट वेट ऑफ वाटर की बात करते हैं। यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर की बात करेंगे गामा डब्ल्यू की। किसके लिए? न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। वीडियो अटक रहा है, वीडियो अटक रहा है तो पेज को एक बार रिफ्रेश करिए, पेज को रिफ्रेश करिए। क्लियर है? तो यूनिट वेट की अगर बात की जाए तो यूनिट वेट में सर देखिएगा क्या होता है। तो वाटर की बात करें तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के अंदर बोलेगा तो कितना होगा? 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसको बोलते हैं आपकी एसआई यूनिट। अगर बात करता है केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, सीजीएस, तो कितना होगा आपका? जल्दी से बताइए फास्ट, जल्दी से बताइए फास्ट। बिल्कुल 9.81 होगा आपका। जब आपका किस में होगा? एसआई यूनिट में होगा। जब आपका सीजीएस में होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में होगा, तब कितना होगा? जल्दी से बताइए। 1 लेते हैं, बिल्कुल सही है नवीन, 1 लेते हैं, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? रीजन है, अगर आपको यूनिट वेट की वैल्यू सॉलिड्स के या सॉइल के यूनिट वेट की वैल्यू केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है, तो या ग्राम पर होगा, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, केजी नहीं, ग्राम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है, तो आपको कितना लेना है? 1 ग्राम पर सीसी लेना है या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेना है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा। और किलोग्राम में होगी, किलोग्राम में होगी तो कितना लेना है आपको? 1000, ये भी याद रखिएगा। डन। अब आते हैं अपन कुछ वाटर कंटेंट के टेस्ट पे ऊपर। टेस्ट फॉर डिटरमाइन वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट के टेस्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले बताइए टेस्ट के नाम। वाटर कंटेंट के कौन कौन से टेस्ट होते हैं? वाटर कंटेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डब्ल्यू। जल्दी से बताइए। एयर कंटेंट, बिल्कुल सही है, एयर कंटेंट। जल्दी से बताइए, एयर कंटेंट बता दीजिए यहाँ पे। एयर कंटेंट और Na परसेंटेज एयर वॉइड। जल्दी से फॉर्मूला बताइए एयर कंटेंट। एयर कंटेंट क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज नोन एज एयर कंटेंट। और Na का फॉर्मूला बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सेशन को इंटरेक्टिव बनाइए। ऐसा नहीं कि मैं ही लिखते जा रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ और आप देखते जा रहे हैं। बिल्कुल सही, वॉल्यूम एयर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड लिख दिया। और ये बताइए नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन में टोटल वॉल्यूम, क्योंकि एन परसेंटेज एयर वॉइड में आएगा, जहां भी एन आ गया हमें वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन में टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, याद रखिएगा। और एन डॉट ए सी इक्वल टू एन इज इक्वल टू एन डॉट ए सी होता है, एन इज इक्वल टू एन डॉट ए सी। ये याद रखिएगा न्यूमेरिकल के लिए, ये न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, एन इज इक्वल टू एन डॉट ए सी। क्लियर हुआ सभी को? एन इज इक्वल टू एन डॉट ए सी। और अगर बात करें एक और न्यूमेरिकल, एस प्लस ए सी इज इक्वल टू 1 हो गया। डिग्री ऑफ सेचुरेशन प्लस एयर कंटेंट इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ। अब चलते हैं अपन यहाँ पे, चलिए थम्स अप करिए। क्लियर हुआ सभी को? फास्ट एक बार थम्स अप करिए। बिल्कुल सही है, आंसर आना स्टार्ट हो गया। सबसे पहला मेथड फॉर डिटरमाइनिंग वाटर कंटेंट इज ओवन ड्राई मेथड सर, ओवन ड्राई मेथड। द सेकंड मेथड इज पिक्नोमीटर मेथड, द सेकंड मेथड इज पिक्नोमीटर मेथड। द थर्ड मेथड इज कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, जिसको बोलते हैं अपन रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड, रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड या रैपिड मॉइस्चर मेथड कह सकते हैं। फिर हो गया आपका अल्कोहल मेथड, अल्कोहल मेथड। फिर अगर बात करें तो सैंड बाथ मेथड, सैंड बाथ मेथड। और अगर नेक्स्ट की बात करें तो लास्ट इज योर टोरोजन बैलेंस, टोरोजन बैलेंस मेथड, जिसको बोलते हैं अपन इंफ्रारेड मेथड, बैलेंस मेथड। और वी कैन से दी इंफ्रारेड मेथड। डन हो गया सभी को? कोई डाउट है जल्दी से बताइए। सारे नाम आपके सामने लिख दें। टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग वाटर कंटेंट, ओवन ड्राई हो गया, पिक्नोमीटर हो गया, कैल्शियम कार्बाइड या रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड हो गया, अल्कोहल, सैंड बाथ, टोरोजन बैलेंस मेथड। देखिए रिवीजन है, क्योंकि अपना मेन कंसेप्ट है आपका थ्योरी पोर्शन को टच नहीं करना, केवल क्वेश्चन पे अपने को फोकस करना। बट अपन साथ में करवाते जा रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो,
रिकॉल ना हो, चीजें रिवाइज अगर नहीं होंगी तो मजा नहीं आएगा करने का। ठीक है, सेंड बाथ मेथड है। ठीक है, सेंड रिप्लेस यूनिट वेट मेजरमेंट में तो सेंड रिप्लेसमेंट होता है, इधर सेंड बाथ लिख रखा है। ठीक है, रिप्लेसमेंट नहीं है। क्लियर हुआ? अच्छा अच्छा, सॉरी बोल रहे हैं, ओके कोई बात नहीं। तो देखिए ओवन ड्राई मेथड अगर बोलता है अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड, तो इसको बोलते हैं एक्यूरेट मेथड। कौन सा होगा? ओवन ड्राई मेथड होगा। पिक्नोमीटर मेथड की अगर बात करें तो इट इज यूज फॉर फाइंडिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर कंटेंट। जो सिंपल सी चीजें हैं, भाई चीजें तो बहुत सारी ओवन ड्राई में। टेम्परेचर की बात करें तो इनऑर्गेनिक के लिए टेम्परेचर होता है सर 105 से 110 डिग्री सेल्सियस। ऑर्गेनिक के लिए होता है आपका 80 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, और जिप्सम के लिए होता है आपका 80 डिग्री सेल्सियस। ये सभी लिखना पड़ेगा फिर। क्लियर हुआ? कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होता है, ये भी लिख दो फिर, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होता है। क्लियर है? सभी चीजें क्लियर हो गई? एक बार ओवन ड्राई मेथड के फटाक से थम्स अप करिए, डन करिए स्टूडेंट्स एक बार। दोनों चीजें तो थी आपका शॉर्ट नोट्स की तरह अपन इसको पढ़ा रहे हैं ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए और चीजें आपको पता भी रहे। ठीक है, यस डन ओके। पिक्नोमीटर मेथड की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर कंटेंट दोनों को निकालता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, तो डायमीटर जो होता है पिक्नोमीटर होल का एट दी टॉप पे, जैसे ये डायग्राम आपने देखा हो, पिक्नोमीटर सर कुछ इस तरह से देखा है हमने कि एक ग्लास की बोतल होती है जिसकी कैपेसिटी होती है आपकी 900 ml होती है इसकी कैपेसिटी, और ये जो टॉप होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डायमीटर ऑफ द होल इज 6 mm होता है। कितना होता है? 6 mm, उसकी बात कर रहा हूं मैं। क्लियर हुआ? अच्छा, आप नोट्स भी लिखते हैं क्या? मुझे लगा केवल रिवीजन करते हैं आप। जहां तक मुझे लगा रिवीजन करते हैं, नोट्स लिखते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, लिखिएगा। ये सभी नोट्स आपके पास लिखे होंगे, आप पहले कोचिंग कर ही रखे होंगे आई थिंक, जहां तक मुझे पता है, क्योंकि आपने रिवीजन क्लास ली है तो मैक्सिमम चीजें आपको पता होंगी। तो 900 ml कैपेसिटी होती है पिक्नोमीटर की। जो होल का डायमीटर होता है, जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं बिल्कुल बनाइए, 6 mm होता है आपका, और स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर कंटेंट को कैलकुलेट करता है। हाँ, और इट इज स्पेशली फॉर, देखिए पिक्नोमीटर, तो फिर नोट्स बना देते लिखते चलिए फिर आप भी पॉइंट वाइज पॉइंट। इट इज स्पेशली फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। रीजन क्या है? क्योंकि इंट्रैप्ड एयर इजीली रिमूव हो जाती है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, आप सुनते रहिए, क्योंकि ज्यादा लिखना पड़ेगा तो थ्योरी क्लास हो जाएगी। चीजें बता रहे हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होती है स्पेशली क्योंकि इंट्रैप्ड एयर को निकालना इजी होता है। अगर सर फाइन ग्रेन सॉइल का यूज लेंगे तो उसमें वाटर की जगह अपन किसका यूज लेते हैं? अपन लेते हैं सर कैरोसिन का यूज। कैरोसिन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वाटर इन द कैलकुलेशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर। क्लियर हुआ? अब देखिए दो फॉर्मूले भी देख लीजिए, जब इतना देख ही लिया है तो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इज वाटर कंटेंट इज, बताइए, W1 माइनस W2 अपॉन में W3 माइनस W4 G माइनस 1 अपॉन में G माइनस 1 इंटू 100। क्लियर हुआ सभी को? ये हो गया आपका वाटर कंटेंट का फॉर्मूला। डन। अगर बात करें कि सर स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। हाँ, W2 माइनस W1 W3 माइनस W4 इंटू, हाँ बेटर वेटिंग प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल सही है नवीन, इसलिए उसको यूज करते हैं कि जल्दी से इवापोरेट हो जाएगा केरोसिन, क्योंकि इंट्रैप्ड एयर को निकालना आसान हो जाएगा केरोसिन के रेस्पेक्ट में अगर करेंगे तो। क्लियर हुआ? तो टोटल फॉर्मूला है G माइनस 1 अपॉन में G माइनस 1 इंटू 100, स्पेसिफिक W2 माइनस W1 अपॉन में W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4, तो ये दोनों कैलकुलेट करता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो डेंसिटी बॉटल ऑफ फ्लास्क का यूज करते हैं अपन। डेंसिटी बॉटल एंड फ्लास्क आर आर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका भी यूज करते हैं, याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। W2 माइनस W1 डिवाइड बाय W2 माइनस W1 इंटू W3 माइनस W4, बिल्कुल सही है। बिल्कुल 50 और 500 ml कैपेसिटी होती है, सही कह रहे हैं बिल्कुल। तो पिक्नोमीटर हो गया आपका, और फर्स्ट जो था आपका ओवन ड्राई मेथड भी हो चुका है। अब नेक्स्ट इज दी कैल्शियम कार्बाइड और रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड। अगर कैल्शियम कार्बाइड की बात करेंगे
तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड, देखिए कैल्शियम कार्बाइड मेथड की बात जब करेंगे तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड में क्या होता है, इट इज दी क्विकेस्ट मेथड। बिल्कुल सही है, किसने लिखा है अपना फर्स्ट पॉइंट, किसने लिखा है आपका फास्टेस्ट, प्रद्युमन। और बिल्कुल सही है, इट इसको बोलते हैं इट इज दी क्विकेस्ट मेथड। क्विकेस्ट मेथड याद रखिएगा, अगर एक्यूरेट बोलता है तो ओवन ड्राई होगा, और अगर क्विकेस्ट बोलता है तो कौन सा, कैल्शियम कार्बाइड। टेक 5 to 7 मिनट, इट टेक 5 to 7 मिनट। कैल्शियम कार्बाइड को ऐड करेंगे, कैल्शियम कार्बाइड को अपन ऐड करेंगे किसके अंदर, सॉइल के साथ, तो वो क्या देगा आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा प्लस C2H2 विच इज कॉल्ड दी एसिटिलीन गैस। तो ये पूछते हैं एसिटिलीन गैस, तो पूछते हैं कई बार कि कैल्शियम कार्बाइड को जब रिएक्ट करेंगे उस सॉइल से जिसका वाटर कंटेंट कैलकुलेट करना है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, तो एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होगी। और ये क्या एरो शो कर रहा है कि गैस क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है एटमॉस्फेयर के अंदर। क्लियर हुआ सभी को? बिल्कुल बिल्कुल, नवीन कह रहे हैं सर एसिटिलीन गैस इज रिमूव्ड, बिल्कुल डन है, बिल्कुल सही है। रैपिड मॉइस्चर मीटर का यूज लेते हैं इसके अंदर, कैल्शियम कार्बाइड के अंदर। 4 to 6 ग्राम अपन क्या लेते हैं इसका, सॉइल सैंपल लेते हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट मेथड पे। क्लियर हुआ यहां तक सभी स्टूडेंट्स को? कब तक है सर? आप तो आपकी क्या 12:30 से 1 2 2 बजे तक है, ठीक है, जल्दी करते हैं थोड़ा सा। हाँ, अगर कैल्शियम कार्बाइड मेथड की बात करें तो ये हैंडी इक्विपमेंट होता है, तो फील्ड में भी इसको यूज कर सकते हैं, तो फील्ड मेथड बिल्कुल। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट इज योर एल्कोहल मेथड। एल्कोहल मेथड की बात की जाए सर तो बताइए एल्कोहल मेथड के बारे में। एल्कोहल मेथड इज, इनके अंदर यूज लेते हैं अपन मिथाइलेटेड स्पिरिट का यूज लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, मिथाइलेटेड स्पिरिट का यूज करते हैं अल्कोहल मेथड के। इट इज नॉट सूटेबल फॉर ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल के लिए इसको यूज नहीं करते हैं कि क्यों, रीजन है, बिल्कुल सही है, स्पिरिट, मिथाइलेटेड स्पिरिट, बिल्कुल। और नवीन कह रहे नॉट यूज फॉर ऑर्गेनिक सॉइल, बिल्कुल सही है। रीजन सर ये है कि ऑर्गेनिक सॉइल को यूज नहीं, क्योंकि अल्कोहल इट इज अ स्ट्रॉन्ग, या ऐसे बोल सकते हैं इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या कर देगा, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए ऑक्सीडाइज कर देगा, बिकॉज ऑक्सीडाइज, बिल्कुल सही है नवीन, ठीक है। ये तो हो गया आपका एल्कोहल की बात करें। अगर आते हैं नेक्स्ट मेथड पे विच इज कॉल्ड दी सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड की बात करेंगे तो जब आपके पास इलेक्ट्रिक ओवन अवेलेबल ना हो, अब इलेक्ट्रिक ओवन आर नॉट अवेलेबल, जब आपके पास इलेक्ट्रिक ओवन अवेलेबल ना हो उस कंडीशन के अंदर अपन किसका यूज करेंगे, सैंड बाथ मेथड का यूज करेंगे। और इसमें क्या होता है, देयर विल बी दी चांसेस ऑफ लॉस ऑफ स्ट्रक्चरल वाटर के लॉस होने का खतरा बना रहता है। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, बिल्कुल, चांस ऑफ लॉस ऑफ स्ट्रक्चरल वाटर, नवीन बिल्कुल सही है, राय भी सही कह रहे हैं, बिल्कुल फील्ड मेथड है ये, ठीक है। फिर अपन आते हैं लास्ट इज दी टॉर्जन बैलेंस मेथड, और वी कैन से द नेक्स्ट अनदर नेम इज इंफ्रारेड मेथड। इसमें इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज होता है, इसलिए बोलते हैं उसको इंफ्रारेड रेडिएशन मेथड। इंफ्रारेड रेडिएशंस आर यूज्ड therefore it is called the infrared method। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन यूज्ड, बिल्कुल। देखिए सेकंड, यूज फॉर those soil which reabsorb
मॉइस्चर मॉइस्चर क्विकली, ये उन सॉइल के अंदर होगा जो मॉइस्चर को रीअब्सॉर्ब कर ले क्विकली, उन सॉइल के अंदर होगा। एंड ड्राइंग एंड वेइंग, ड्राइंग एंड वेइंग मतलब तोलना, weighing are done simultaneously, are done simultaneously। नोट करिए फास्ट। देखिए दो सॉइल विच आर रीअब्सॉर्ब मॉइस्चर क्विकली, infrared radiations are used, drying and wetting are done simultaneously। तो ये हो गई आपके मेथड्स की बात, किसके, वाटर कंटेंट की। अब आते हैं यूनिट वेट की, तो फास्ट लिखिए, द मेथड विच इज यूज्ड टू डिटरमाइनिंग द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। जल्दी से बताइए मेथड्स, नाम बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मेथड्स विच आर यूज्ड टू डिटरमाइनिंग द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। फास्ट। कोर कटर, सैंड रिप्लेसमेंट एंड वाटर डिस्प्लेसमेंट, तीन मेथड होते हैं। तो लिखिए फास्ट, methods methods to determine unit weight, methods to determine unit weight। यूनिट वेट मतलब गामा। सर गामा को डिटरमाइन करने के कौन कौन से मेथड होते हैं? तो फर्स्ट मेथड विच इज कॉल्ड दी कोर कटर मेथड, कोर कटर मेथड। सेकंड इज, बताइए, सैंड रिप्लेसमेंट। तो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड आपका यूनिट वेट में आता है, और सैंड बाथ मेथड जो आता है वो आपका वाटर कंटेंट के अंदर आता है। और फिर वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड ठीक है। देखिए अब इसके अंदर अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो क्वेश्चन पूछता है कोर कटर मेथड इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ सॉइल और विच इज नॉट यूज्ड फॉर। तो किसके लिए यूज होता है और किसके लिए यूज नहीं होता है, पूछता है। कभी कमेंट आया? हाँ, फील्ड मेथड कोहेसिव सॉइल नॉट यूज, बिल्कुल सही है। देखिए इसका रीजन मैं बता दूंगा क्यों। तो इसमें दो पॉइंट लिखेंगे अपन, यूज फॉर कोहेसिव सॉइल, कोहेसिव सॉइल, और नॉट यूज्ड फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। तो सर क्या रीजन है कि कोर कटर एक सिलेंड्रिकल apparatus होता है जिसको अपन पंच करेंगे ग्राउंड के अंदर। अगर सॉइल आपकी कोर्स ग्रेन है तो आप जो भी आपका कंस्ट्रक्शन में जो बजरी यूज होती है उसमें कभी उस कोर कटर को पंच करना, उसको निकालना, वो कैसा निकलेगा? एम्प्टी। अगर एम्प्टी निकला तो यूनिट वेट किसका निकालोगे? तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए कोर कटर का यूज नहीं करेंगे, तो किसके लिए करेंगे सर? फाइन ग्रेन सॉइल के लिए इसको यूज करते हैं। बिल्कुल सही है, राय बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगर सैंड रिप्लेसमेंट की बात करें तो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड इज यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। जनरली बात करें तो कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल, ग्रेवल और सैंड, ग्रेवल, कोर्स ग्रेन सॉइल, स्पेशली फॉर ग्रेवल एंड सैंड, ग्रेवल एंड सैंड। क्योंकि क्या करते हैं, जिस भी जगह पे आपको यूनिट वेट कैलकुलेट करना होता है तो उस जगह पे अपन उस सॉइल को रिमूव करते हैं और दूसरी सॉइल उसके अंदर फिल कर देते हैं। तो सभी सॉइल के लिए, बट स्पेशली फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, ग्रेवल एंड सैंड। वाटर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड को करने के लिए आपको एक सैंपल की बॉल बनानी पड़ेगी, उस बॉल के ऊपर पैराफिन वैक्स की कोटिंग होगी और फिर उसको वाटर में डिप करेंगे तो वाटर को डिस्प्लेस करेंगी। तो उसके रेस्पेक्ट में फॉर्मूलेज होते हैं जिसके अपन उसको कैलकुलेट करेंगे। ये आपका मेंस का है, प्री में आता नहीं है। तो देखिए, तो वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड क्वेश्चन क्या पूछता है आपका कि वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड किस टाइप ऑफ सॉइल के लिए होगा जिसकी बॉल बन पाएगी। तो क्या लिख रहे हैं नवीन? लिख रहे हैं सर कोहेसिव सॉइल, फाइव वाटर, कोहेसिव सॉइल वाटर रिप्लेस। भाई जिस सीधी सी बात है, जो हाईली प्लास्टिक या कोहेसिव सॉइल होगी जिससे अपन सैंपल बना सके, जिससे आप बॉल बना सके, तो क्या आप बजरी जो आती है जिस कंस्ट्रक्शन मटेरियल उस बजरी से कहीं बॉल बनेगी? क्योंकि वो कोर्स ग्रेन सॉइल है। तो फाइन ग्रेन सॉइल और वी कैन से हाईली प्लास्टिक सॉइल, हाईली प्लास्टिक और स्टिकी सॉइल के लिए, प्लास्टिक और स्टिकी सॉइल, स्टिकी सॉइल, और वी कैन से दी फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल जिससे अपन क्या कर सकते, सैंपल बना सकते हैं। उस सैंपल के ऊपर कोटिंग करेंगे उस पैराफिन वैक्स की और उसको क्या कर देंगे अपन, डिप कर देंगे उस वाटर के अंदर। तो ये हो गया आपका वाटर कंटेंट।
अभी भी चीजें हैं आपकी काफी सारी। जैसे बात करें कि सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस सेंसिटिविटी? Sensitivity, it is represented by S or we can say ST. Sensitivity it is represented by S or ST. क्या होता है जल्दी से बताइए? Sensitivity, फिर मैं लिख रहा हूं activity, activity of soil which is represented as AC, और फिर मैं लिख रहा हूं आपका थिक्सोट्रॉफी, थिक्सोट्रॉफी, और फिर अपन बात करते हैं थिक्सोट्रॉफी के बाद में डेंसिटी इंडेक्स, डेंसिटी इंडेक्स which is represented by ID और I, density index ID से represent करते हैं, not I, which is also called relative density और also called relative density। ये सारे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव एज वेल एज न्यूमेरिकल के। जल्दी से बताइए फास्ट, किसी का कमेंट आया? सेंसिटिविटी क्या होती है? अनडिस्टर्ब्ड अपॉन में रीमोल्डेड, बिल्कुल सही है। QU अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल, अनडिस्टर्ब्ड सॉइल डिवाइडेड बाय रीमोल्डेड सॉइल, QU ऑफ रीमोल्डेड। सर ये QU क्या है? तो QU है आपका अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्लियर हुआ? एक्टिविटी इज दी IP अपॉन में परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल, परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल्स हैविंग साइज लेस देन 2 माइक्रोन, हैविंग साइज लेस देन 2 माइक्रोन, IP डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल। बिल्कुल सही है। हाँ क्या लिखा है आपने? IP परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल, बिल्कुल सही है। अगर थिक्सोट्रॉफी की बात करें तो लॉस ऑफ shear स्ट्रेंथ आर रीगेन विद द पैसेज ऑफ टाइम इज नोन एज थिक्सोट्रॉफी। तो क्या लिख सकते हैं? लॉस ऑफ shear स्ट्रेंथ इज रीगेन विद द पैसेज ऑफ टाइम इज नोन एज थिक्सोट्रॉफी। डन हुआ कि जो shear स्ट्रेंथ लॉस हुई थी वो समय के साथ साथ रीगेन कर जाएगी, इसको बोलेंगे थिक्सोट्रॉफी। क्लियर हुआ? बिल्कुल सही है, रीगेन स्ट्रेंथ प्रद्युमन। फिर आता है डेंसिटी इंडेक्स, इट इज रिप्रेजेंट बाय ई मैक्स माइनस ई अपॉन में ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इनटू 100, इट इज कॉल्ड द डेंसिटी इंडेक्स और वी कैन से रिलेटिव डेंसिटी। तो क्लियर हुआ? यहां तक आपके मेजर टॉपिक आपके हो चुके हैं और अब स्टार्ट करते हैं अपन अपना क्वेश्चन। डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू बिल्कुल डिस्कस करेंगे, 0 से लेके ID की वैल्यू कितनी होगी? 1 तक होगी। डेंसिटी इंडेक्स 0 भी हो सकता है, डेंसिटी इंडेक्स 1 भी हो सकता है। हाँ क्या बोले सर? थिक्सोट्रॉफी का एग्जांपल बता दीजिए, ये प्रैक्टिकली नहीं समझे अभी तक। सर देखिए थिक्सोट्रॉफी की अगर आप बात कर रहे हैं तो थिक्सोट्रॉफी की बात करें तो फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली क्ले के अंदर, जिसमें shear स्ट्रेंथ क्या होगी? लॉस होगी, फिर दोबारा रीगेन होगी, फिर लॉस होगी, फिर रीगेन होगी, फिर लॉस होगी, रीगेन होगी। दिस इज नोन एज थिक्सोट्रॉफी। बट हमेशा याद रखिएगा कि इनिशियल में जितनी स्ट्रेंथ थी, लॉस और रीगेन का मतलब क्या है कि आपने एक बार अनडिस्टर्ब फिर रिमोल्डेड किया, फिर अनडिस्टर्ब हुआ, फिर रिमोल्डेड किया, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे थिक्सोट्रॉफी बढ़ती चली जाएगी। क्या बोल रहे हैं सर? बेस्ट मेथड फॉर यूनिट वेट। यूनिट वेट का देखिए बेस्ट मेथड तो किसी को नहीं बोलते, ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है। ये डिपेंड करता है कौन सा, जनरली अपन कोर कटर को बोल सकते हैं और कोर कटर को भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये कोर कटर सभी सॉइल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर बोलना चाहोगे तो फिर आप सेंट रिप्लेसमेंट को बोलोगे, जबकि ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं कोई, है ना? अगर हो तो मुझे बताइएगा क्वेश्चन कौन सा है, अपन उसको डिस्कस करेंगे। डन हो गया? अब आते हैं अपन न्यूमेरिकल के ऊपर। आपके जो प्रैक्टिस सेट है उसको डिस्कस करते हैं, वही अपने को देखना है। तो रिवीजन हो चुका, सभी को डाउट क्लियर है तो एक बार थम्स अप करिए। हाँ बिल्कुल बताएंगे। रेडिएशन मेथड जो है इसका यूज अपने को है नहीं वैसे, ठीक है, तो जबरदस्ती इसको पढ़ना नहीं है। देखो पूरा टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे, टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेश्चन आते हैं केवल उन्हीं पे स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि समय है आपके पास, टाइम बहुत कम है, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है। तो इधर उधर की बातें पढ़ने लग गए तो सिलेक्शन जो होता है वो ध्यान रखिएगा, कभी भी सिलेक्शन जो होगा वो कभी भी सब पढ़ के नहीं होता। हर एग्जाम का सिलेबस अलग होता है, अपने को फोकस करना है कि किस एग्जाम में कौन सा सिलेबस है और कहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे वहीं पे स्ट्राइक करिएगा, तब जाके सिलेक्शन होगा। हाँ क्या बोल रहे हैं सर? क्या सर CBR मोल टेस्ट सैंपल में इन होता है जब 96 आवर के लिए वाटर में रखते हैं, ठीक है।
तो सीबीआर मेथड बिल्कुल पढ़ेंगे, आगे वेट करिए ना, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो पर। ये यहाँ पे कहाँ पढ़ेंगे, तो सीबीआर मोल्ड टेस्ट, ये जनरली आपका हाईवे का बात हो गई, ठीक है। थिक्सोट्रॉफी का एग्जाम्पल ये तो बोल रहे हैं कि कोई भी सॉइल है, जैसे ही आपने उसको एक बार लोड लगाया, वो क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। दोबारा उसको रिमोल्ड किया, फिर उस पर लोड लगाया, तो ये क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल होती है कि वाटर के आने से और वाटर के चले जाने से, प्रॉपर्टी वाटर के आने से जो कॉन्टेक्ट में सॉइल की क्या होगी, प्लास्टिसिटी इंक्रीज हुई और सॉइल की स्ट्रेस स्ट्रेंथ कम हुई, फिर वापिस वाटर चला गया, स्ट्रेस स्ट्रेंथ वापिस क्या हो गई आपकी, बढ़ गई। अब आते हैं अपन, देखिए क्वेश्चन पे, इससे और अच्छे से देखेंगे अपन, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां बिल्कुल देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टाइम देते हैं, बिल्कुल 30 सेकंड का टाइम देते हैं अपने को, आराम से सॉल्व करिएगा। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, मैच लिस्ट वन विद द लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। 5413 बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, नवीन बोल रहे हैं। बाकी सभी आंसर बताइए, बिना आंसर देखे अपने को बताना है, तब आएगा मजा कि आपने पढ़ा क्या है। 5413 आ रहा है नवीन का, देखते हैं, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है अपने पास, आंसर करिए। ए का 5, बी का 4, सी का 1, डी का 3, वही होगा 5413। लास्ट आपके पास 20 सेकंड्स बताइए, जल्दी से बताइए। जो स्टूडेंट्स, काफी सारे बच्चे ऑनलाइन हैं, सभी ट्राई करिए, पढ़े, कहीं भी दिक्कत हो तो बताए कि सर ये दिक्कत है यहाँ पे। प्रद्युमन नवीन का आंसर आ गया 5413। बाकी स्टूडेंट्स ट्राई करिए, लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स, जो टाइम स्टॉप्स, ठीक है, टाइम आपका हो चुका। अब देखिएगा, आंसर केवल 2 ही जनों का आया है, सिंपल सी बात है, कोई इतना टफ है नहीं चीजें। स्टोक्स लॉ की बात करता था, स्टोक्स लॉ सर हमने कई बार पढ़ा हुआ है। स्टोक्स लॉ सेटलिंग वेलोसिटी को फाइंड आउट करता है, द वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग पार्टिकल डिनोटेड बाय स्टोक्स लॉ। तो ए का हो गया आंसर आपका, फिफ्थ। अगर सेकंड बात करें कि डार्सी लॉ, भाई डार्सी लॉ की अगर बात करें, डार्सी लॉ के कहां पे आएगा, देखो कंसिस्टेंसी में आएगा, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल मास क्लासिफिकेशन, या फ्लो थ्रू कैपिलरी। तो डार्सी लॉ हमने पढ़ा है, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू दी सॉइल मास। तो क्या है आपका 5-4 आ रहा है, 5-4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 5-4, ठीक है, आप सही चल रहे हैं। पॉइजनस जो होती है वो कैपिलरी के लिए होती है, फ्लो थ्रू कैपिलरी, इक्वेशन आपको लिखाएंगे पॉइजनस की। और अटरबर्ग लिमिट्स जो होती है वो कंसिस्टेंसी के लिए होती है। तो क्या आंसर बन गया, ए बी सी डी, ए का 5th, बी का 4, सी का 1 एंड डी का अटरबर्ग कंसिस्टेंसी 3, ठीक है, सभी का आंसर आ गया। हाँ, किसका आया एक और, G-1 गामा W 18 बाय, नहीं, हाँ ये तो आप बता रहे हैं, स्टोक्स के लिए बात करा रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि बताइए कि पॉइजली की इक्वेशन, किसी को पता है पॉइजली की इक्वेशन, बताइए क्या होगा, फास्ट, जल्दी से बताइए, किसी को पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नहीं पता किसी को तो नोट करिए, पॉइजली बता दीजिए, बिल्कुल बताएंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसी को पता है तो बताइए, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। पाई आर 4 इंटू डेल पी डिवाइडेड बाय 8 म्यू एल, डेल पी डिवाइडेड बाय 8 म्यू एल। देखिए पॉइजली इक्वेशन हो गया नोट सभी का, एक पॉइजली इक्वेशन लिखते हैं आपके लिए। पॉइजली इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे, देखिएगा, Q इज इक्वल टू पाई आर 4 डेल पी डिवाइडेड बाय 8 म्यू एल, ये होती है आपकी पॉइजली इक्वेशन। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो डिस्चार्ज होगा या रेट ऑफ फ्लो होगी वो किससे डायरेक्ट मोशन होगी, रेडियस, फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस, ये भी याद रखिएगा, डायरेक्ट मोशन टू द फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस। हियर डेल पी इज द प्रेशर डिफरेंस, आर इज द रेडियस, हो गया 24 सिग्मा कॉस थी अपॉन रॉ जी डी। नहीं नहीं, ये है आपका पाई आर 4 डेल पी अपॉन में 8 म्यू एल, म्यू इज दी आपकी विस्कोसिटी, एल इज दी लेंथ, हो गया डेल पी इज दी प्रेशर डिफरेंस, क्यू इज दी फ्लो या डिस्चार्ज। क्लियर हुआ, नोट करिए फास्ट और थम्स अप करिए जल्दी से। और क्वेश्चन पूछता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है अच्छे एग्जाम्स के अंदर के, जो रेट ऑफ फ्लो जो होगा वो डायरेक्टली किसके होगा, फोर्थ पावर ऑफ दी रेडियस। जल्दी से एक बार नोट करिए, थम्स अप करिए।
फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस। नोट करने का थम्स अप करिए, दिख रहा है सभी को? देखिए विजिबल है अब। पाई आर फोर डेल पी डिवाइडेड बाय 8 म्यू एल। सभी का मतलब पता है, आर क्या हो गया आपका? रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। डेल पी इज द प्रेशर डिफरेंस। विस्कोसिटी म्यू, और विस्कोसिटी भी कौन सी सर? डायनामिक विस्कोसिटी है। और क्यू इज द फ्लो रेट। डन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, बताइए द रिलेशनशिप बिटवीन वाटर कंटेंट। टाइम आपका स्टार्ट कर देते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन water content and number of blows in soil as obtained from Kasargande liquid limit device. Kasargande liquid limit device. W is equals to 20 minus log base 10 into capital N. तो सबसे पहले तो कैपिटल N क्या है सर? कैपिटल N होता है सर नंबर ऑफ ब्लोज होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि स्टैंडर्ड रिलेशन पूछ रहा है कि वाटर कंटेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो आंसर आ चुका है किसका? नवीन कुमार ने आंसर दिया है सर 18.6। बिल्कुल है, आंसर क्या होगा इसका? 18.6। याद रखिएगा, 2 का डी बिल्कुल सही है प्रद्युमन, 2 का डी या 18.6। और स्टूडेंट जल्दी से बताइए फास्ट, समझ में आया आपको? इसको डिटेल में समझाएंगे बिल्कुल, जल्दी से एक बार देखिए फास्ट। योर टाइम स्टार्ट खत्म होने वाला है आपका, लास्ट 5 सेकेंड्स आर रिमेनिंग। ओके सो स्टॉप। देखिएगा रिलेशनशिप की बात कर रहा है वाटर कंटेंट नंबर ऑफ ब्लोस के अंदर। आपने देखा होगा कि एक ग्राफ बनता है। आंसर आना स्टार्ट हो गए, किसका आंसर आया अब? हाँ राय का आंसर आया। देखिए ग्राफ बनता है किसके अंदर? नंबर ऑफ ब्लो और वाटर कंटेंट के अंदर, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लो वाटर कंटेंट का जब ग्राफ बनेगा तो कुछ कैसा बनता है आपका? अपन ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, जैसे जैसे वाटर कंटेंट बनाएंगे वैसे नंबर ऑफ ब्लोस क्या होंगे आपके? इंक्रीज होते चले जाएंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड नंबर ऑफ ब्लोज की बात करेंगे तो सर कितने लेते हैं? 25 ब्लोज। बात कर रहे हैं किसकी? लिक्विड लिमिट की। ये लिखा है लिक्विड लिमिट की बात कर रहे हैं, WL। और उसमें याद रखिएगा अगर 25 ब्लोज के ऊपर जो वाटर कंटेंट होगा, 25 ब्लोज के ऊपर जो वाटर कंटेंट होगा वही क्या होगी आपकी? लिक्विड लिमिट होगी। वही वाटर कंटेंट क्या होगा आपका? लिक्विड लिमिट ऑफ दैट सॉइल सैंपल। क्लियर हुआ? तो 25 जब रखेंगे अपन यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू, तो 18.6 को याद रखना है। जरूरी नहीं कि हमेशा 25 हो, बट अगर ऑब्जेक्टिव की बात करेगा तो वो 25 का ही पूछेगा, क्योंकि लॉग लेना इजी नहीं है एसएससी जेई के अंदर। तो 18.6 याद रखिएगा। स्टैंडर्ड वैल्यू को 25 नंबर ऑफ ब्लोस कवर, क्योंकि ये वैल्यू किसी पे भी निकल सकती है। 10 ब्लो से बताओगे लिक्विड लिमिट कितनी होगी, 15 ब्लो से बताओ कितनी होगी, बट अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो 25 ब्लोस के ऊपर कितनी होगी? तो 18.6 होगा। डन हो गया सभी का? बिल्कुल टीन। चलते हैं अपन नेक्स्ट पे। बताइए स्वेलिंग पोटेंशियल ऑफ अ सॉइल इज इंडिकेटेड बाय। स्वेलिंग पोटेंशियल ऑफ अ सॉइल इज इंडिकेटेड बाय। फटाक से, केवल 30 सेकंड से इसके लिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। स्वेलिंग पोटेंशियल कौन बताता है आपका? एक्टिविटी, सेंसिटिविटी, परमिएबिलिटी या कंप्रेसिबिलिटी? जल्दी से बताइए, लास्ट 15 सेकेंड्स। आंसर आना स्टार्ट हो गया। राजकुमारी कह रही है ए, और कंप्रेसिबिलिटी भी कह रहे हैं लोग काफी सारे। योर टाइम स्टॉप, ठीक है। डन। देखिए आंसर में काफी वेरिएशन आ रहा है, तो कंसेप्ट कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। दो जनों का आंसर आया डी, दो नहीं, केवल एक ही का आंसर आया, एक ही का आंसर आया, राय का। डी है आंसर आपका, बाकी स्टूडेंट्स का आंसर ए आया। भाई बात करें स्वेलिंग, स्वेलिंग का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम में इंक्रीमेंट, वॉल्यूम का एक्सपांड करना, वॉल्यूम का बढ़ना, इसको बोलते हैं स्वेलिंग। तो कंप्रेसिबिलिटी में कहां वॉल्यूम बढ़ रहा है? कंप्रेसिबिलिटी में तो वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका? कम हो रहा है। जितेंद्र है आपका? ओके। अच्छा, ओराई जो है आपका होम टाउन है और नाम जितेंद्र है, बिल्कुल जितेंद्र। देखिएगा तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब समझ में आया। कंप्रेसिबिलिटी मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है। यहाँ बात किसकी कर रहा है? स्वेलिंग पोटेंशियल की। तो सेंसिटिविटी का तो फॉर्मूला सर हमारे को पता है, क्यू यू अपॉन में क्यू यू अनडिस्टर्ब्ड अपॉन में रीमोल्ड। तो क्या होता है? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सेंसिटिविटी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। परमिएबिलिटी तो अलग ही चीज हो गई, ठीक है।
कंप्रेसिबिलिटी परमेबिलिटी तो आपका रिमूव हो गया, तो क्या हो गया, एक्टिविटी ऑफ द सॉइल, एक्टिविटी विच इज कॉल्ड द आईपी, एक्टिविटी एसी, एसी इज इक्वल्स टू आईपी अपॉन में परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल, परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल। डन हुआ सभी स्टूडेंट्स को? बिल्कुल। एक्टिविटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, आईपी, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मतलब क्या होता है, स्वेलिंग पोटेंशियल रिप्रेजेंट करता है। तो आंसर होगा आपका एक्टिविटी। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए, बिना आंसर देखे आपको बताना है। क्वेश्चन पूछा है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 मिनट का टाइम देंगे क्योंकि थोड़ा सा इसमें सोचने वाला है। विद इन द टाइम करिएगा तभी मजा आएगा, क्योंकि आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। पढ़िए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्ले विच एग्जिबिट्स हाई एक्टिविटी, कि क्ले के अंदर हाई एक्टिविटी होती है, उसका रीजन बताइए कि क्या उसमें मोंटोमोलाइट होगा इसलिए क्योलाइट होगा, या हाई सिल्ट कंटेंट होगा, या हाई प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगा, या लो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होगा। तो इन पांचों में से कौन से स्टेटमेंट इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि क्ले के अंदर हाई एक्टिविटी होती है? जल्दी से बताइए। तो नवीन का आया आंसर है और एक प्रद्युमन का है। बाकी स्टूडेंट्स फास्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, रीजन पता होना चाहिए। देखिए, बुक आपके पास भी होगी। टाइम दिख रहा है आपको? टाइम आपको सभी को दिख रहा है? तो बुक आप सभी के पास होगी, तो बुक से मतलब नहीं है, आंसर देख के नहीं बताना है। अच्छा, बुक नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर क्या रीजन है, मुझे रीजन बताइए फास्ट। जो कह रहे हैं सर आंसर 1 और 4 होगा, बिल्कुल आपका आंसर 1 और 4 ही होगा। रीजन बताइए फास्ट जल्दी से। देखिए, क्ले विच एग्जिबिट्स हाई एक्टिविटी, हाई एक्टिविटी, तो इससे पहले वाला बात समझ में आई, स्वेलिंग पोटेंशियल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। कंटेंट मोंट मोनलाइट, क्योंकि मोंट मोनलाइट मिनरल जो होता है इट इज अ क्ले मिनरल होता है, तो एक क्ले की बात कर रहा है तो क्ले मिनरल है। क्योलाइट भी क्ले मिनरल होता है, सब दोनों ही क्ले मिनरल होते हैं। अब बात करें, मोंट मोनलाइट की प्रॉपर्टी होती है हाई एक्सेसिव स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? विच इज कॉल्ड दी एक्सेसिव, एक्सेसिव स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती है, एक्सेसिव स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती है। याद रखिएगा, एक्सेसिव स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती है किसकी? आपकी मोंट मोनलाइट की, क्योलाइट की नहीं होती है। ये हो गया डन। ये सबसे कम लीस्ट एक्टिविटी होती है क्योलाइट की, तो यहां से तो ये हो गया मिनिमम एक्टिविटी। बिल्कुल सही है नवीन। तो यहां से तो फर्स्ट मिल गया कि ये 1 होगा, 2 नहीं होगा। हाई सिल्ट कंटेंट बात कर रहा है वो क्ले कंटेंट की, यहां बोल रहा है हाई सिल्ट कंटेंट। लो, तो ये तो कोई रीजन ही नहीं बनता, ये तो कंसेप्ट ही नहीं बनता। देखिए, अब आता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, आईपी की बात करता है। ये दोनों तरफ आईपी लिख रखा है और एक जगह लो लिख रखा है, एक जगह हाई लिख रखा है, तो रिलेशनशिप पता होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, ये सभी को पता था, कॉमन था, सबने 1 तो बता दिया। अब दिक्कत आ रही है कि सर 4th होगा या 5th होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आईपी जो होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्ले कंटेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्ले कंटेंट, याद रखना चाहिए। तो आईपी किसका होता है? क्ले कंटेंट का प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर क्ले कंटेंट है तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होगा? हाई होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, हाई एक्टिविटी मतलब हाई क्ले कंटेंट, हाई क्ले कंटेंट मतलब हाई प्लास्टिसिटी, तो आंसर क्या हो गया? 4th हो गया, 5th नहीं हुआ। तो आंसर कितना हो गया? सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? एक बार थम्स अप करिए फास्ट स्टूडेंट्स, जल्दी से थम्स अप करिए फास्ट। ओके, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, समझना ही पड़ेगा, क्योंकि याद करोगे या रटोगे तो फिर भूल जाओगे। तो रटना नहीं है किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को अपने को रटना नहीं है, सभी को समझना है कि क्यों इसका आंसर होता है तो क्यों होता है। और साथ साथ में आप लिखते भी रहिएगा, यहाँ जो कंसेप्ट बता रहे हैं इस कंसेप्ट को नोट भी करिएगा, तभी मजा है पढ़ने का। ठीक है, तब आगे जब भी क्वेश्चन लगाओगे तो उससे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, which of the following parameter can be used to estimate the angle of internal friction of sandy soil? एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सैंडी सॉइल मतलब फाई की बात कर रहा है। तो कौन सा पैरामीटर? पार्टिकल साइज, रफनेस। 30 सेकंड देते हैं आपको।
केवल 30 सेकंड इसमें आंसर आ जाना चाहिए आपका। बताइए। पार्टिकल साइज, रफनेस ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी इंडेक्स। बताइए। फिफ्थ का नवीन बोल रहे हैं सर डी होगा। नवीन बोल रहे हैं सर डी होगा। देखिए 30 सेकंड है आपका, जल्दी सॉल्व करिए। राजकुमारी का आंसर भी आ गया डी। सी। जितेंद्र आंसर बोल रहे हैं सी होगा। देखो जितेंद्र सी नहीं होगा आंसर, ये आपको बता देते हैं, सी नहीं होगा। हाँ क्या बोले नवीन, फाइव मीन्स सैंड हैविंग इंटरनल फ्रिक्शन। देखिए हाँ सैंड में इंटरनल फ्रिक्शन होता है, बिल्कुल सही है, फाइव होता है। और क्ले के अंदर क्या होता है, कोहेजन होता है, फाइव जीरो होता है। ये तो सबसे पहली बात तो ये सबको समझ पे होगी कि सैंड और क्ले की बात करें मतलब कोर्स ग्रेन सॉइल की और फाइन ग्रेन सॉइल की। तो सर कोर्स ग्रेन सॉइल के अंदर कोहेजन जो होगा वो जीरो होता है, फाइव एग्जिस्ट करता है। ठीक है। क्ले की बात करें तो कोहेजन एग्जिस्ट करता है बट फाइव जीरो होता है। तो ये बात ही कर रहा है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन सैंडी सॉइल की, तो फाइव एग्जिस्ट करता है बिल्कुल। तो ये चीजें पता ही है अपने को। अब देखिए बात क्या है कि एक आईडी की टेबल होती है डेंसिटी इंडेक्स की, 0 से 15, 15 से 35, 35 65, 65 टू 85, 85 से 100 या 85 से अबाउ। उसके लिए अलग अलग फाइव की वैल्यू होती है। तो वो एक टेबल आप बना लीजिए सभी स्टूडेंट्स। ठीक है। तो वो टेबल आप बना लीजिए ताकि आपके लिए सही रहेगा। तो यहाँ पे एक मैं टेबल ड्रॉ करने वाला हूं आपके लिए। किसके बीच में होगी टेबल, आईडी डेंसिटी इंडेक्स और फाई विच इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। क्लियर हुआ। देखिए सबसे पहले अपने को पता है कि डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है, 0 से 15, 15 टू 35, 35 टू 65, 65 टू 85 या 85 से 100 या बोल सकते हैं 85 से अबव। अब आती है बात कि ये तो हो गई डेंसिटी इंडेक्स की जो जनरल टेबल है सभी को पता है। अभी डेंसिटी इंडेक्स के टेबल से फाई कैसे रिलेट होगा, तो फाई होता है आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का एंगल, और वो स्टार्ट होता है आपका 28 से कम, इज लेस देन 28 डिग्री, 28 टू 30 डिग्री, 32 आपका होता है 36 डिग्री, 36 से 41 और ग्रेटर देन 41। ये नोट करिएगा जल्दी से। ठीक है। 28 डिग्री से कम, 28 से 30 डिग्री, 30 से 36 डिग्री, 36 डिग्री से 41 और डिग्री, 41 डिग्री से ज्यादा। क्लियर हुआ। नोट करिए इसको, ये सभी किसमें है आपके इन डिग्री, ये एंगल किसमें है आपके डिग्री के अंदर। तो कई बार अगर पूछ ले तो ठीक है, वैसे तो पूछा तो नहीं है अभी तक। पर टेबल बना लीजिए, मिलेगी नहीं पर ये कहीं टेबल ध्यान से बनाना है इसको, ऐसा नहीं कहीं नॉर्मल बुक में आपको टेबल मिल जाए। ओके सर नोटेड डन। ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। देखिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। For a soil, if the sensitivity value is 2 to 4, then such a soil is classified as, then such a soil is classified as, जब उसकी सेंसिटिविटी की वैल्यू किसके बीच में हो, एस टी और वी कैन से एस टी सेंसिटिविटी की वैल्यू 2 से 4 के बीच में हो, तो उस सॉइल को क्लासिफाई करेंगे। जल्दी से बताइए आंसर। 1 to 4 नॉर्मल सेंसिटिव, बिल्कुल बताइए। 1 to 4 नॉर्मल सेंसिटिव, 4 to 8, 8 to 15 और ग्रेटर देन 15। ठीक है। देखो सेंसिटिव तो सारी है ना यार, सेंसिटिव कैसे बोल सकते हैं। 1 to 4 आपकी बात करें तो सेंसिटिव आपके अकॉर्डिंग आंसर सेंसिटिव है। ठीक है। कोई बोल रहा है सर मॉडरेट सेंसिटिव है, प्रद्युमन बोल रहे हैं सर मॉडरेट सेंसिटिव है। ठीक है। और स्टूडेंट्स जल्दी से कमेंट करिए फास्ट, जल्दी से कमेंट करिए फास्ट। क्या आंसर है किसका, इधर आते हैं अपन, जल्दी से बताइए। लेस सेंसिटिव, लेस सेंसिटिव नहीं है मतलब लिटिल बोल सकते हो। क्या बोलेंगे, लेस तो नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोल सकते हैं अपन लिटिल सेंसिटिव। क्लियर हुआ। बी आ रहा है आंसर, किसी का डी आ रहा है और नवीन का आ गया सर लिटिल सेंसिटिव। ठीक है।
सबसे पहले टेबल बनाते हैं सेंसिटिविटी और टाइप के बीच में, कंसिस्टेंसी बोल सकते हैं। तो 1 to 4, 4 to 8, 8 to 15 और 15 से ज्यादा, इसको बोलते हैं नॉर्मल। 1 to 4 नवीन ने बोला नॉर्मल, नॉर्मल। फिर ये हो गया आपका सेंसिटिव, फिर एक्स्ट्रा सेंसिटिव, और इसको बोलते हैं अपन क्विक। तो कई जगह बुक्स में कहा 16 से ज्यादा, कई में लिखा 15 से ज्यादा, तो क्विक। तो ये आपके सामने टेबल है जो कि आपको याद रखनी है। अब बात आ रही है कि इस टेबल के अलावा की अगर बात करें तो इसमें तो सर 1 to 4 है तो इसके अकॉर्डिंग तो नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, 1 to 4 है तो नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल तो यहाँ पे आंसर ही नहीं है। अब क्या होगा बताइए, टेबल बना दिया आपके लिए जितेंद्र, देखिए 1 to 4, 4 to 8, 8 to 15, 20 से ज्यादा, तो कितना हो गया, नॉर्मल, सेंसिटिव, एक्स्ट्रा सेंसिटिव, एंड वी कैन से द लास्ट वन इज द क्विक। अब देखिए आंसर, सभी का आंसर चेंज हो गया। नवीन का भी आंसर हो गया सी, राजकुमारी का भी आंसर हो गया सी, प्रद्युमन का भी आंसर हो गया सी। तो इसलिए तो बोल रहे हैं कि चीजें सब कुछ पता होनी चाहिए, बिना देखे चीजों को अप्लाई नहीं करना है। तो यहां से 1 से 4 के बीच में होगा तो इसको बोलेंगे अपन 2 से 4 है, मतलब लिटिल सेंसिटिव। आंसर हो गया आपका सी। कितना हो गया आपका, लिटिल सेंसिटिव, सी होगा आंसर। सभी का डन है, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए न्यूमेरिकल है आपका और अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक पूरा 1 मिनट देंगे आपको, आराम से सॉल्व करिए इसको। A soil has a bulk density of a bulk density of 1.80 at a water content of 5%. If the void ratio remains same, याद रखिएगा क्या बोल रहा है, कंडीशन दे दी, if the void ratio remains same or we can say constant, then its bulk density for a water content of 10% will be। बताइए, सॉल्व करिए जल्दी से, 2 मिनट ले लीजिए, 2 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा। 1.885 बिल्कुल सही प्रद्युमन, 1.885 प्रद्युमन का आंसर आ गया। देखते हैं बाकी स्टूडेंट्स, जल्दी से कैलकुलेट करिए, और क्या इसके पीछे कंसेप्ट है ये भी आपको पता होना चाहिए। नवीन का आंसर आ गया बी, बाकी प्रद्युमन, नवीन का आ गया, राजकुमारी, जितेंद्र आपका आंसर नहीं है, और बाकी स्टूडेंट्स तो कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहे। क्या दिक्कत है, पढ़ने ही आए ना आप तो पढ़िए, रिप्लाई करिए और इंटरेक्टिव सेशन को रखिए। लास्ट 20 सेकेंड्स, 1.5 मिनट का टाइम देते हैं, 1 मिनट 30 सेकेंड्स का। हाँ नवीन बिल्कुल सही, हाँ ऐसे फॉर्मूला लिखिए, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होता है सर, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होता है, आराम से सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम है अपने पास 5 सेकंड और, जल्दी करिए भाई, स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। देखिए सुनिए एक बात, डन हो गया। अगर सिलेक्शन लेना है तो न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे, स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। ये बैच ज्वाइन क्यों किया है आपने, कि सर प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्रैक्टिस ऐसे थोड़ी होगा, अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और आप बैठ के उसको देख रहे हैं या सोच रहे हैं कि बाद में कर लेंगे, तो आपका कोई मतलब नहीं है, इसका यूज ही नहीं है। जब तक आप प्रॉपर ये 2 घंटे 1.5 घंटे अगर आप मेरे साथ काम नहीं करोगे, तब तक आपका ये बैच का मतलब जीरो है। ठीक है, तो सॉल्व करना है, गलत आ रहा है आंसर, सही आ रहा है, स्पीड तो बनेगी आपकी। न्यूमेरिकल सॉल्व तो हो पाएगा कि डिवाइड कर रहा हूं तो 1/5 डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कि उसी में आपको 2 मिनट लग रहे हैं, क्योंकि स्पीड मैटर करेगी। तो स्पीड कब बनेगी, अकेले बैठ के नहीं करेगी। यहाँ पे टाइम चल रहा है, थोड़ा सा टाइम रहेगा तो समझ में आएगा कि ये सर क्वेश्चन हमसे 1.5 मिनट में भी सॉल्व नहीं हो पाया। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मुझे क्या करना है, मुझे एक एक्यूरेसी अपनी इंक्रीज करनी है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से सॉल्व होंगे, बैठे रहने से सॉल्व नहीं होगा, फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। केवल और केवल जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी जैसे बोल रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करिए। जिसको फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन नहीं हो रहा सॉल्व, कोई बात नहीं, फॉर्मूला पता है फॉर्मूला लिखिए, गलत होगा सही हो फॉर्मूला लिखो, मैं कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है। बताइए आप फॉर्मूला, मैं बताऊंगा कहाँ गलत है, क्या आपने सोचा, क्या सोचना चाहिए था। तो थोड़ा सा आप जो भी है गलत सही सब कुछ लिखिए, ठीक है। तो केवल देखने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहला बात तो इसमें देखिए, वॉइड रेशियो रिमेन्स, थोड़ा सा इसको इधर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए
सबसे पहला बात यहाँ पे लिख रही है वॉइड रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। अगर वॉइड रेशियो कांस्टेंट होगा, सबसे पहले फॉर्मूला गामा डी इज इक्वल टू गामा 1 प्लस डब्ल्यू। तो वॉइड रेशियो कांस्टेंट होगा तो ड्राई डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। ड्राई डेंसिटी सेम होगी तो ये तो हो गया फर्स्ट गामा 1 W1। सेकंड के लिए ये हो गया गामा D2 गामा 2 1 प्लस W2। ये दो फॉर्मूले आपके सामने दिख रहे हैं आपको, ये दो फॉर्मूले हो गए। ये फर्स्ट कंडीशन के लिए और ये सर सेकंड कंडीशन के लिए हो गया। अब क्या बोल दिया कि वॉइड रेशियो कांस्टेंट है, देन वी कैन से द गामा D1 इज इक्वल टू गामा D2। ड्राई डेंसिटी सेम हो जाएगी भाई, वॉइड रेशियो सेम है तो ड्राई डेंसिटी सेम हो गई। अगर ड्राई डेंसिटी सेम हो गई तो फिर अपन क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि गामा 1 अपॉन में 1 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू गामा 2 अपॉन में 1 प्लस W2। क्लियर हुआ, इसको इक्वल कर सकते हैं, सभी को क्लियर हुआ। क्या लिख रहे हैं, गामा 1 अपॉन में 1 प्लस W2। ठीक है, तो गामा 1 जो आपको दे रखा है कि बल्क डेंसिटी जो है गामा 1 विच इज इक्वल टू 1.80 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट द वाटर कंटेंट W1 इज इक्वल टू 5%। देन इट्स बल्क डेंसिटी फॉर अ वाटर कंटेंट ऑफ 10%, मतलब W2 दे रखा है और आपको बल्क डेंसिटी निकालनी है सेकंड वाले केस में। तो देखिए यहां से वैल्यू पुट करनी है अब, तो 1.80 डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू, 1 प्लस डब्ल्यू का 0.05, 0.05 परसेंटेज में तो पॉइंट में ले लिया इज इक्वल टू गामा 2 तो कैलकुलेट करना है सर हमारे को, डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू 10% का 0.10। यहां से जब गामा 2 निकालेंगे तो सर उसकी वैल्यू आएगी आपकी कितनी, बी आएगी। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को, क्लियर हुआ तो एक बार डन या थम्स अप करिए। ठीक है जितेंद्र, बाकी स्टूडेंट्स फास्ट, क्लियर, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से देखिएगा आपका। अ सॉइल सैंपल, सबसे पहले आपका टाइम स्टार्ट कर दे ताकि आप उसके टाइम के साथ आप चल सकें। ये आपका टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब देखिए, अ सॉइल सैंपल हैज अ श्रिंकेज लिमिट ऑफ 10% and the specific gravity of soil is 2.7. The porosity of the soil sample at the shrinkage limit is, the porosity of the soil sample at the shrinkage limit is, जल्दी से बताइए फास्ट। टाइम है आपके पास 1 मिनट का, क्योंकि क्वेश्चन भी पढ़ना होता है और सॉल्व भी करना होता है, दोनों ही बातें हैं। नवीन कह रहे हैं फॉर्मूला देगा ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी, बिल्कुल सही है, आपके फॉर्मूले से एग्री हूं मैं। फॉर्मूला आपका बिल्कुल सही रहेगा, ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है। बाकी स्टूडेंट्स इतना टफ नहीं है, लैंग्वेज को समझिए, चीजें बिल्कुल आसान है। इतना टफ नहीं है, लैंग्वेज को समझिए, चीजें बिल्कुल आसान है, ध्यान से उसको पढ़ो और फिर सॉल्व करो। फिर क्या बोल रहे हैं, राजकुमारी बोल रही है सर एन इक्वल टू ई अपॉन में 1 प्लस ई। हाँ ये भी आपका फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, और बताइए जल्दी से बताइए फास्ट, और नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, जो भी पता हो चीजें बताइए कि सर इसमें क्या दिक्कत है। 8th का आंसर आ गया सर ए, देखते हैं 8th का आंसर आ रहा है ए, बाकी स्टूडेंट्स का आंसर कितना आ रहा है जल्दी से बताइए। 21.2%, प्रद्युमन कह रहे हैं सर 21.2%, बिल्कुल सही है। योर टाइम स्टॉप्स इन लास्ट 5 सेकंड, जल्दी से करिए फास्ट, डन। ठीक है, अब देखिए बात हो रही है कि सॉइल सैंपल हैज अ श्रिंकेज लिमिट ऑफ 10%, मतलब श्रिंकेज लिमिट पे कितना वाटर है, 10%। ठीक है, और श्रिंकेज लिमिट पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर हो सभी को, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितनी होगी आपकी, 1 होगी, सभी को पता है। किसने कोई लिखा है, ई एस इक्वल डब्ल्यू जी, नवीन क्या लिख रहे हैं सर, ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी। ठीक है, तो श्रिंकेज लिमिट में वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट के बराबर होता है, तो एस की वैल्यू हो गई 1 और डिग्री ऑफ श्रिंकेज हो गया आपका 1 और डब्ल्यू कितना है 10%। स्पेसिफिक ग्रेविटी जी दे रखा है आपको 2.7, तो पोरोसिटी एट दी, तो यहां से ई निकलेगा सबसे पहले, ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी। ई कितना हो गया, ई ये तो कैलकुलेट करना है, और एस हो गया 1, वाटर कंटेंट 0.10 इंटू जी 2.7, तो ई कितना हो गया आपका, यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 2.7 इंटू 0.10,
ई की वैल्यू बताइए कितनी आ रही, जल्दी से बताइए। यहाँ से हो गया आपका 10, ये कैंसिल आउट हो गया 0.27, सही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 0.27 नवीन और राजकुमारी। अब सर यहाँ तो पूछा है अपने को पोरोसिटी, और पोरोसिटी मुझे पता है क्या होता है, ये तो सर एन होता है, और यहाँ पे वैल्यू आई है ई की, तो सर एक फॉर्मूला होता है आपका, याद रखिएगा, ई इज इक्वल्स यानी इक्वल्स टू ई 1 + ई। एक तो फॉर्मूला था जब आपको क्या गिवन हो, वॉइड रेशो गिवन हो, पोरोसिटी पूछ रहा है, और दूसरा भी लिख लीजिए, जब आपको वॉइड रेशो पूछेगा, पोरोसिटी गिवन होगा n1 - n में माइनस आता है, और ई के जब यूज करेंगे तो n1 - n और n e 1 + e, तो इस फॉर्मूले का यूज लेना है। यहाँ से वैल्यू पुट करिए उसके अंदर, पोरोसिटी पूछ रहा है, तो e हो गया आपका 0.27 डिवाइडेड बाय 1 + 0.27, तो 1.27, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 21.2%। कितना होगा आपका, ए होगा आंसर। क्लियर होगा, 21.2%। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आप सभी को क्लास? आज अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, और कल जो रिमेनिंग टॉपिक है वो अपन स्टार्ट करेंगे। टॉपिक मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका ऐसे ही करेंगे अपन, हर चैप्टर में थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे जो बेसिक है आपके, उसके बाद में अपन उस पर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट हो किसी भी स्टूडेंट को, अगर कोई भी डाउट हो तो देखिए, आप भी के लिए एक चीज है, मेरा नंबर है आपके पास, आई थिंक सभी के पास होगा, जो अगर लाइव क्लासेस लेते हैं, और उसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप इस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कांटेक्ट मतलब केवल व्हाट्सअप करना है आपको, तो जब भी टाइम मिलेगा आपको मैसेज कर देंगे, ठीक है, 9461170033। शॉर्ट नोट्स तो मिलने की बात ऐसा है कि शॉर्ट नोट्स अपना यहीं पे चल रहा है केवल, तो शॉर्ट नोट्स तो कैसे मिलेगा आपको, यहीं पे चल रहा है। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स अगर होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस एंड हैव अ नाइस डे।